गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम स्टार्ट करें आज बिहार सिविल कोड का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ओनली और ओनली हिंदी जो आते हैं 35 मार्क्स के बिहार प्यून के लिए। ठीक है, प्यून या अर्दली के जो भी फॉर्म डाले हैं उनके लिए है। तो ये सेट पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब थ्योरी रिवाइज कर लिए होंगे, उम्मीद है। अगर नहीं किया तो पहले आप थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, हिंदी का जो भी थ्योरी है उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ये सेट को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सॉरी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अंडरलाइन किया रहेगा समझिए कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। वर्तनी का मतलब होता है जो लिखावट है वो सही से लिखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए उज्ज्वल जो लिखा जाता है इसमें दोनों आधा ज होता है, इस बात का ध्यान देना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए जिसमें आपको शब्द दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि कौन सही या सही वर्तनी कौन है। तो याद रखना है इसमें उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, आधा ज और ज, उसके बाद व ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा परिक्रमा का उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग जो होता है हमेशा किसी शब्द की क्या होगा, स्टार्टिंग में लगाया जाएंगे, यानी कि आगे में लगाया जाएगा, तो उसी को बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो बोल रहा परिक्रमा उपसर्ग क्या होगा। तो परिक्रमा क्या होगा, परि होगा। परि प्लस क्रमा होता है, क्रमा मतलब होता है घूमना, परि मतलब चारों तरफ घूमना को ही बोलते हैं परिक्रमा। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन है कि छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो छाती पर सांप लौटना मतलब क्या समझ है, किसी से जलन होना या ईर्ष्या करना, समझ गए। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ईर्ष्या करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख चैन में समास कौन से होंगे, कौन सा समास होगा सुख और चैन में। तो इसमें क्या होगा, सुख और चैन क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होगा, हमेशा एक दूसरे के साथ ही आएगा। ठीक है, तो क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास नहीं पता जिनको, तो उनके लिए डिस्कशन भी है, तो देखते हैं द्वंद्व समास आखिर होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपके थे क्वेश्चन नंबर 5 था, सुख चैन में समास कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे लिखा हो सुख चैन, यहाँ द्वंद्व समास है। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, न सुख न चैन, दोनों के दोनों पद प्रधान है, दोनों पदों का समान महत्व हो। सुख चैन में क्या है, दोनों का सेम वैल्यू है, जितना सुख का वैल्यू उतना चैन का भी वैल्यू है। ठीक है, दोनों क्या है, सुख चैन का मतलब एक ही बात हुआ। ठीक है, कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद का समान महत्व हो, तथा जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक का लोप हो, यानी कि दो पद मतलब मिलता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है, सुख चैन ना एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसा फील हो रहा है। तो याद रखना दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, दोनों का जो मीनिंग है वो भी सेम होना चाहिए। इसको बोलेंगे क्या, द्वंद्व समास, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक कौन सा है। ये जो वन में रेखांकित किया गया इसमें कौन सा कारक होगा। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, में आ रहा है। तो में किस में होता है, अधिकरण में पर। तो याद रखना कौन सा कारक होगा, अधिकरण। अधिकरण कारक जो नहीं पढ़ेंगे वो पढ़ लिया करें। ठीक है, उसमें कारक में अधिकरण में क्या पढ़ना, में और पर आता है उसमें, उसका पहचानने का तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है जल्दी चलो, रेखांकित भाग कौन सा विशेषण है। जल्दी चलो, यहाँ क्या रहा है, चलने पे जोर दिया जा रहा है, चलना क्या है, क्रिया है। तो क्या हो रहा है, जल्दी चलो, यानी कि क्रिया विशेषण होगा। कौन सा विशेषण ये पूछ रहा है, कौन सा विशेषण, यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, चलने बोल रहा है, यानी कि जल्दी चलने बोल रहा है। तो क्या होगा, कौन सा विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ नहीं है। क्वेश्चन ध्यान देना, नहीं वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, तो काफ़ी ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें नभ नहीं होगा। नभ का मतलब क्या होता है, आसमान होता है। बाकी इसका शैल होगा, पर्वत का पर्यायवाची शैल होगा, भूधर होगा और नग होगा। तो ये भी याद होगा कि पर्वत का 3 पर्यायवाची आपको याद हो गए, शैल, भूधर और नग, लेकिन नभ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, तो यहाँ पर दिया हुआ गया 9वां क्वेश्चन है, शाखा का बहुवचन क्या होगा। तो शाखा का वचन काफ़ी ईजी है, शाखाएँ हो गया, शाखे या शाखियाँ नहीं होगा, सिर्फ शाखाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि समानार्थी का मतलब जिसका अर्थ समान हो। निपुण, निपुण का मतलब क्या है, आपके पास सारा चीज़ है, निपुण है आप। तो निपुण का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका समानार्थी शब्द होगा अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ या निपुण दोनों क्या है, इसका सेम वैल्यू होगा। कुशलता, अभिज्ञता, यहाँ देखिए अभिज्ञता दिया हुआ है, ता दिया हुआ, तो ये नहीं होगा, सिर्फ होगा अभिज्ञ। अगर यहाँ निपुणता होता तो जाके अभिज्ञता होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, निपुण है तो यह सिर्फ होगा अभिज्ञ। नेक्स्ट चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो परकीय है, परकीय का विलोम क्या होगा, तो परकीय का विलोम होगा स्वकीय। परकीय मतलब क्या होता है, दूसरे द्वारा किया गया परकीय, स्वकीय मतलब खुद के द्वारा किया गया। तो इसका क्या होगा, सिंपल लग रहा है, परकीय क्या होगा, स्वकीय होगा इसका विलोम। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है,
इसमें बोल रहा है मुंह में ठेपी देना, ये मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? मुंह में ठेपी देना यानी कुछ ना बोलने देना। ठेपी देने का मतलब क्या? आप रोक रहे हो, किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, तो कुछ ना बोलने देना, इसी को बोलते हैं मुंह में ठेपी देना। क्वेश्चन नंबर 3 है नमक मिर्च लगाना। इस मुहावरे में अर्थ चयन करें। नमक मिर्च लगाना क्या लगा समझिए आप? नहीं, चिकना रहा है ये बोलते हो आप, बढ़ा चढ़ा कर। नमक मिर्च लगाना मतलब क्या होता है? कोई छोटा मिर्च चीज़ है उसको क्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, तो उसे बोलते हैं नमक मिर्च लगाना, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना या बोलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हाथ मलते रह जाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हाथ मलते रह जाना क्या? अरे यार काश मिल जाता, ऐसा करते हैं ना, हाथ मलते रह जाना, इसको बोलते हैं पछताना। यानी कि कोई चीज़ नहीं मिलता या कोई चीज़ छूट जाता तो हम क्या हाथ मलते रह जाते हैं, यानी कि पछताते रह जाते हैं। पछताना होगा इसका अर्थ। हाथ को मसलना, क्रोध करना, दुखी होने सारे नहीं हो, सिर्फ वो क्या हो, हाथ मलते रहने का मतलब पछताना होता है इस मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट सुनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं 15 है, टोटल क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं तो इसमें लिखा हुआ जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब आपको पता होना चाहिए। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना या घृणा, सिंपल। जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो घृणा करना या बुराई करना, ये जो ये सारे कौन से रस में आते हैं? विभत्स रस में। विभत्स में जितनी क्या वो सारी बुराई वाली चीज़ें होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 अगर नहीं समझ आती तो लेकिन डिस्कशन देखते हैं 15 में आखिर है वो क्या बोल रहा है। देखो, जुगुप्सा विभत्स रस की स्थायी भाव होगा जब किसी दृश्य को देखकर मन में जुगुप्सा या घृणा आता हो। घृणा के भाव की प्रकृति आ जाए तो वह विभत्स रस कराता है। किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है? घृणा जैसा पैदा होता है, या घृणा जैसा होता है, उसको कौन सा रस बोलेंगे? उसे बोलेंगे विभत्स रस। तो जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा। घृणा आ रहा है इसलिए क्या होगा? ये विभत्स रस होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर बोल रहा है कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ग्रस्त, किसी चीज़ से आप ग्रस्त हैं तो क्या होगा? उसका विपरीतार्थक होगा जो मुक्त होगा। मुक्त, लुप्त नहीं होगा, सुप्त नहीं होगा, याद रखना। मुक्त, किसी से आप ग्रसित हैं, आप क्या होगा? मुक्त हो गए, आप ठीक हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बोल रहा है मुक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो मुक का क्या होगा? मुक मतलब कुछ नहीं बोलने वाला, एकदम चुप है, मुक बोल ही नहीं सकता। तो मुक का विपरीतार्थक क्या होगा? बाचाल, जो काफ़ी ज़्यादा बोलता है, हद से ज़्यादा बोलता है, उसको क्या बोलेंगे? बाचाल। ठीक है। तो मुक का विपरीतार्थक क्या होगा? वाचाल होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 18 नंबर। इसमें लिखा हो तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तिमिर, तिमिर का क्या होता है? आलोक होता है। रंगीन, रंगहीन या किरण वगैरह नहीं होता। तिमिर का विपरीतार्थक क्या होगा? आलोक होगा। तिमिर आखिर होता क्या है इसमें देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है? 18 में क्या है? तिमिर का विपरीतार्थक आलोक, सिंपल दिया हुआ है। तिमिर का विपरीतार्थक आलोक। अब तिमिर का बताएंगे, इसका तिमिर का मतलब होता क्या है? ठीक है, आप लोग सर्च करके बताएंगे। इसका विपरीतार्थक शब्द है आलोक। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द याद रखना, आलोक। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष सिंपल प्रक्रिया, अप्रत्यक्ष आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष क्या होता है? यहाँ पर अप्रत्यक्ष ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक होगा परोक्ष, याद रखना, प्रत्यक्ष का परोक्ष। समान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? समान, सिंपल। इसका क्या होगा? विशिष्ट होगा। समान का श्रेष्ठ नहीं हो सकता, सर्वज्ञ नहीं हो सकता, साधारण नहीं हो सकता, श्रेष्ठ भी नहीं होगा। इसका को क्या होगा? समान से क्या होगा? विशिष्ट होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ हुआ आंखों में गड़ना। कोई चीज़ आंख में गड़ गया, दम ये भाई दम हमको मिल जाना चाहिए, ऐसा फील आ रहा है, हम किसी को देख लिया तो लगता है आंखों में गड़ जाता है। उसको बोलता है वस्तु को पानी के उत्कृष्ट लालच। यानी किसी को चीज़ देखते हैं तो क्या बोलते हैं? यार काश मेरे पास होता था, ऐसा करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं आंखों में गड़ना। का मतलब होता है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होना, इसी को बोलते हैं आंखों में गड़ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है उठ जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है उठ जाना। उठ जाने का मतलब क्या है? दुनिया से उठ गया भाई, बोलता है ना, तो उठ जाने का अर्थ क्या होगा? मर जाना। नेक्स्ट बोल रहा है 23 में बोल रहा है कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? एक दिया हुआ है, एक क्या बोलते हैं, एक गद्य दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा अलंकार होगा। इसमें देखो एक वर्ड को 2 बार रिपीट किया गया, कनक कनक। ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, खाए बौराए, जग उपाय बौराए, में कौन सा लगता है? यहाँ पर देखिए कनक कनक 2 बार रिपीट होता है, कौन सा होगा? ये होगा यमक अलंकार। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यमक अलंकार बोलता है। अब यमक अलंकार को थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ाई करा होगा थ्योरी तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 23 में बोल रहा है क्या है। 23 देखते हैं। 23 यहाँ बोल रहा है क्या? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार होता क्या है? यहाँ पर जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार आना, कई बार हो, तथा इसके अर्थ भी अलग अलग हो,
यमक अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पे कनक, कनक दो बार लिखा गया, एक कनक जो लिखा गया वो सोना के लिए लिखा गया और दूसरा कनक जो लिखा गया धतुरा के लिए लिखा गया। याद रखना, जो पंक्ति दिया गया था उसमें एक जो अर्थ है कनक का वो सोना है और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है धतुरा। यानी कि कोई भी शब्द बार बार रिपीट होगा लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा, तो उसको कौन सा अलंकार बोलेंगे? यमक अलंकार। कोई भी देखिएगा पंक्ति दिया रहे उसमें बार बार रिपीटिंग है और उसका फिर देखेंगे उसका मीनिंग डिफरेंट आ रहा तो कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है जब नायक एवं नायिका को मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ कौन सा होता है? जब नायक और नायिका का मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वहाँ पे कौन सा श्रृंगार होता है? ये माल पूछ रहा है, कौन सा श्रृंगार होगा भाई? तो सोच रहे देखो जब नायक और नायक मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं मिल जाएगा, आया और मिल गया, श्रृंगार तो होगा लेकिन कौन सा श्रृंगार ये पूछ रहा है? वियोग होगा। वियोग मतलब क्या होता है? रोने विलाप करने वाला। दो लोग मिलेंगे तो विलाप करेंगे, नायक और नायिका, ऐसा तो नहीं होगा, रोना है। ये वियोग वगैरह क्या होता है? जब कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है तो वियोग अलंकार लाते हैं, तो वियोग तो होगा नहीं। ये फिर है हास्य अलंकार, हंसने वाली बात है यहाँ पे, जब नायक और नायिका मिलेगा तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ नंबर 3 होगा। इसमें पूरा संयोग अलंकार, यानी कि संयोग है कि दोनों मिल गए। जनरली क्या होता है, आसानी से नहीं मिलते हैं नायक और नायिका, तो क्या है संयोग बन रहा है, तो संयोग श्रृंगार होगा यहाँ पे। याद रखना कौन सा श्रृंगार? संयोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? फिर से देखिए, आपको नहीं वाला क्वेश्चन है, ध्यान देना है, नहीं वाले क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ जो आजन्म दिया हुआ है, आजन्म तत्पुरुष समास नहीं है। बाकी यहाँ पे यज्ञवेदी, ग्रामवासी, राजकुमार, ये सारे के सारे क्या है? तत्पुरुष समास है। और 25 को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 25 में क्या बोल रहा है? 25 बोला क्या? आजन्म तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है इसमें बोल रहा है, ठीक है। इसमें एक अवयवी समास है, अवयवी समास में पहला पद प्रधान होता है एवं सामसायिक शब्द अव्यय होता है। यानी कि आजन्म, आ प्लस जन्म होगा, आ प्लस जन्म होगा, ठीक है। इसमें बोला कि पहला प्रधान होता है, यानी कि जो यही डिसाइड करता है पूरे इसका मीनिंग। जो जन्म इसका मीनिंग को क्या करता है, जिसे आ इसमें लगाते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए इसमें क्या लिखा हो? पहला पद प्रधान होता है एवं सामयिक शब्द एक अव्यय होता है। जो किसी भी शब्द के पीछे लग जाए तो क्या बोलेंगे? अव्यय बोलेंगे। तो पीछे वाला शब्द को क्या होगा? एक अव्यय होगा, और जो आगे वाला शब्द होगा काफ़ी प्रधान हो, क्या होगा उसका, उसी पर पूरा शब्द का मीनिंग डिपेंड करेगा। तो उसको कौन सा समास बोलेंगे? अवयवी समास। तो आजन्म क्या है? एक अवयवी समास है, ये तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है। और 25 के बाद आते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में दिया हुआ है कि तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत, तुलसीकृत में समास है तत्पुरुष समास। तुलसीकृत में कौन सा समास है? याद रखना तत्पुरुष समास होगा। और 26 में क्या बोल रहा है? तो 26 बताता है तो इसमें प्रथम खंड मात्र विशेषण और उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पे जो प्रथम खंड होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा, और जो उत्तर पद आने के बाद का जो पद होगा वो क्या होगा? प्रधान है। यहाँ पर तुलसी प्लस कृत है, तो कृत क्या है? कृत प्रधान है यहाँ पे, और तुलसी की तरह क्या है? विशेषण है। तो याद रखना प्रथम खंड क्या होगा? विशेषण होगा, और दूसरा पद क्या होगा? वो क्या होगा? प्रधान होगा, यानी कि उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसी तरह बनाएगा तुलसीकृत में कारक चिन्ह का लोप होने से यह कारक तत्पुरुष समास है, ठीक है। सिंपल याद रखना तुलसीकृत, तुलसीकृत क्या है? कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। जिसमें पहला शब्द विशेषण होगा और दूसरा शब्द क्या होगा? एक खास वैल्यू होगा, खास मीनिंग होगा, तो उसको बोलेंगे तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पढ़ेंगे पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में क्या? पुरुष प्लस उत्तम, लास्ट का वैल्यू है पुरुष, क्या आ गया? पुरुष प्लस क्या होगा? उत्तम हो गया, यानी कि लास्ट वाले शब्द का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, और आगे वाला समास है कि मात्र एक विशेषण होगा या नॉर्मल चीज़ होगा, या ठीक है। तो ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार? तो ये कौन सा अलंकार है? इसमें श्लेष अलंकार है। कैसे श्लेष अलंकार देखते हैं इसे डिस्कशन में। तो श्लेष अलंकार कैसे है? 28 में बोला है कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार का अर्थ ये होता है कि चिपका हुआ, जहाँ पर एक ही शब्द में से एक से अधिक हो, एक सेकंड, एक ही शब्द से एक से अधिक हो जहाँ वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि पानी के 3 अर्थ होंगे यहाँ पे। रहमान पानी रखिए बिन पानी सब सुन, यहाँ पे पानी के 3 वैल्यू है, यानी कि सबका बार बार एक ही शब्द का रिपीट किया गया है, और लेकिन क्या है? सारे शब्दों क्या है? मीनिंग क्या है? यानी कि जो अर्थ है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है,
तो उसको कौन सा अलंकार बोलेंगे? श्लेष अलंकार बोलेंगे। ठीक है। और चिपका हुआ इसका मतलब श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 कर चुके हैं। अब आता है 29 में बोल रहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके डैश, पंक्ति को पूरा कीजिए। तो आपने दोहा कभी सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यहाँ लाग पाए नहीं होगा, लगे पाए नहीं होगा, लोग पैर नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ क्या होता है? लागू पाए, एक पंजाबी वर्ड है तो लागू पाए होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ठीक है। अब आता है एक आपको दिया जाए क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 34 तक आपको 4 क्वेश्चन से रिलेटेड है। एक गद्यांश दिया जो आपको पढ़ना होगा और आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे आपको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जनरली आप इसको क्या कर सकते हैं, खुद से पढ़ के ट्राई करें कि बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखा हुआ कि आदित्य आर्य घुमक्कड़ ही थे, सॉरी आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यानी कि जो पुराने लोग आर्य जो है घुमक्कड़ ही थे। यहाँ से वहाँ वो घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वो भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ानी का बाबा उन्होंने ना धारण किया होता, सॉरी बाना दिया हुआ है। यदि घुमक्कड़ानी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, दोनों घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश में नहीं था। याद रखना, बुद्ध के वंश में नहीं था। सिर्फ वो वर्षा ऋतु के समय में क्या एक जगह स्थान पर रहते, बाकी ऋतु में वो घूमते रहते थे। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई 45 वर्ष तक वे क्या निरंतर घूमते ही रहे। क्या बात है, 35 से लेकर 80 साल तक वो घूमते ही रह गए। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था चरख विखने चारिक हे भिक्षु, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, यानी क्या भगवान बुद्ध क्या बोले कि अपने शिष्य से कि दुनिया घुमक्कड़बाजी करो। तो उन्होंने उसके जो शिष्य थे उनके बात को वैल्यू दिया और क्या करें, उन्होंने पूर्व में क्या जापान घुमा, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली तक का धावा मारा, यानी कि घूमने गए। उन्होंने अपना बच्चा से फैलाया। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा के शरीर त्याग दिया। पावा में शरीर त्याग दिया, पावापुरी में उन्होंने क्या करा, शरीर त्याग दिया, यानी कि उनका मृत्यु हो गया। जीवनों पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों को राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, शुद्ध धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका है। कुल मिलाकर ये बोला गया है कि शंकराचार्य भी घूमने वाले थे, हमारे भगवान बुद्ध भी घूमने वाले थे। उनके जो शिष्य थे अपने शिष्यों को भी बोले कि दुनिया घूमो, तो उनके शिष्य भी बहुत जगह घूमे। ठीक है। क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द के जो बाद में आता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो घूम प्लस क्या होगा, अक्कड़। तो यहाँ जो अक्कड़ होने वाला है क्या है, प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 31 में बोल रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी अभी पढ़ चुके हैं कि वैशाली में जन्म लिए हैं। यहाँ पे अंडरलाइन मैंने करा है, आप भी पढ़ी, तो यहाँ पे मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है, वैशाली में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्वच्छंद में कौन सा संधि है। स्वच्छंद एक शब्द आया है, ये पूछ रहा है कि स्वच्छंद में कौन सा संधि होगा। तो वहाँ पे विसर्ग संधि होगा, छंद स्वच्छंद, तो कौन सा विसर्ग संधि होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, यानी कि उनका एज कितना पूछ रहा है जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो यहाँ लिखा हुआ कि 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो उनका एज कितना था, 35 वर्ष था, उनका उम्र 35 वर्ष था। 34 में बोला सूत्री धर्म का अर्थ क्या है। सूत्री धर्म का अर्थ है बौद्धिक धर्म, सॉरी वैदिक धर्म। बौद्ध धर्म नहीं होगा, ना ही मुस्लिम धर्म। देखो बौद्ध धर्म भी नहीं होगा, जो कि हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, लेकिन बौद्ध धर्म भी नहीं है, जैन धर्म भी नहीं है, मुस्लिम धर्म भी नहीं है। क्या है, वैदिक धर्म है। यहाँ लास्ट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका, यानी कि श्रुति धर्म से ही वैदिक धर्म बना। इसका मतलब ये क्या हुआ कि श्रुति धर्म और वैदिक धर्म क्या दोनों एक हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, वैदिक धर्म होता है। अब 35 नंबर क्वेश्चन पर जो लास्ट है, इसमें बोला है उधर गजरती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इन पंक्ति में कौन सा रस है? इसको पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, पहले आप देखें। उधर गजर, क्या लिखा हो, उधर गजर गरजती सिंधु लहरिया, गरज रहा है सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा भय आ रहा है, हम लोग कूद वाला टाइप, इस टाइप का नहीं फील आ रहा, तो मतलब भयानक टाइप का लग रहा है। तो ये क्या होगा, भयानक रस होगा। श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं होगा, लगा कि श्रृंगार इसमें हो रहा है, नहीं। शांत रस, बिल्कुल शांत नहीं लग रहा। भक्ति रस भी नहीं लग रहा है। तो कैसा लग रहा है ना, भयानक क्रोध टाइप का लग रहा है। तो क्या होगा, कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। इसको पढ़ना, इसमें कैसा वैल्यू आ रहा है, कैसा मीनिंग निकल के आ रहा है, कैसा फील होगा, ही हमारा रस होता है। तो कौन सा रस होगा, भयानक रस। तो ये आपका 35 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन मिलते हैं अगले सेट्स में, सेट्स नंबर 2 में मिलेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए सेट्स नंबर 1 हिंदी हमने कंप्लीट करा 35। आप कितने मार्क्स आए, आप कमेंट में अपना मार्क्स बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए।